गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अपने इस वीडियो में इंटीग्रेटेड फिजिक्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक आप मैथमेटिक्स देख रहे थे, अब आपको फिजिक्स भी इस चैनल पे मिलेगी और फिजिक्स भी मिलेगी, बेस्ट फिजिक्स मिलेगी। जैसे आप मैथ्स देखते आ रहे हैं और वैसे ही दमदार फिजिक्स भी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी चैनल पे फिजिक्स का सारा मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा और अन्यत्र आपको कहीं जाना ना पड़े, इसलिए वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल सटीक होंगी और बेस्ट होंगी जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स दिलाने की क्षमता रखेंगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, क्योंकि मेरी इस कोशिश का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इधर उधर भटकते हैं उनका टाइम भी बचेगा और वो अपने उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर अपने टॉपिक या अपने सब्जेक्ट को और अधिक मजबूत बना सकेंगे। तो चलिए फिर हम बिना देरी किए अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो ट्वेल्थ फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट जो है उसमें आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको पढ़ने हैं और इसके इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। तो इसमें आपको डिटेल बताया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको यहाँ पर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका सबसे पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ब्रॉड एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब इससे कोई अनभिज्ञ तो नहीं रहा, कोई अनजान तो नहीं रहा। इलेक्ट्रिसिटी तो आपको बचपन से ही देखने को मिल रही है और इसका जबरदस्त एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है। फिर भी हम यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि कुछ अभी आप में कमी रह गई है इलेक्ट्रिसिटी को जानने में, तो वो भी कमी यहाँ पर आपकी पूरी करा दी जाती है और आपको उससे भी अच्छे से अवगत करा दिया जाता है। तो ये कोशिश मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी ही है, एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का एक ऊर्जा का एक रूप है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जिस ऑब्जेक्ट में होती है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो छोटे छोटे पीसेस, मटेरियल के छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखती है। जिस भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये एनर्जी होती है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो छोटे छोटे पीसेस, किसी अदर मटेरियल के छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। क्या ऐसा आपने कभी देखा है? जो मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हो, ऐसा देखा है? आपने देखा है। हो सकता कि उस पर विचार ना किया हो, अमल ना किया हो, लेकिन आपने ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारे देखे हैं। आपने ये भी देखा है कि सर्दी के समय जब हम ऊनी कपड़े अपनी बॉडी से उतारते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो ऊनी कपड़े हमारे जो बॉडी के रोए होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आपने ये भी देखा होगा बचपन में कि हम बालों में बचपन में क्या अभी भी बालों में कंघी करते हैं और कंघी करने के बाद कागज के छोटे छोटे पीसेस के पास कंघी को ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे पीसेस कंघी को अटैक करते हैं। आपने ये भी देखा कि जब सर्दी के समय ऊनी कपड़ों को हम उतारते हैं, अपनी बॉडी से उतारते हैं, बॉडी से उतारने के बाद जब थोड़ा सा हिलाते हैं, तो हिलाने हम देखते हैं कि ऊनी कपड़ों से चट चट की आवाज आती है। क्या आपने ऐसा कभी विचार किया है? शायद आपने विचार नहीं किया, आपने सिर्फ देख लिया है और इस पर विचार नहीं किया। विचार अगर किया होता तो शायद आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक नंबर की होती, मस्त होती। तो चलिए वो भी बताया जाएगा। और आपने ये भी देखा, आपने देखा कि बारिश के समय, बारिश के मौसम में आकाश में जो बिजली तड़कती है, बिजली चमकती है, जिसको हम तड़ित कहते हैं, लाइटनिंग, और लाइटनिंग का चमकना आपने देखा। लेकिन क्या इससे विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? वो आपको सब इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा। और वो है क्या आखिरकार? आखिर वही आपको इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है आपको ये भी बताई जाएगी। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी, आपको बता रहे थे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे,
और ये सारे एक्सपेरिमेंट देखे और आपने अमल नहीं किया। फिजिक्स, दरअसल फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बगैर हमारी प्रोग्रेस या कह लें कि हमारी जीवंतता भी परिभाषित नहीं होती। अगर हम जीवित हैं तो फिजिक्स के बगैर नहीं रह सकते, बिना फिजिक्स के नहीं रह सकते। और यहाँ जो कुछ भी है सब फिजिक्स ही है, और उस फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए और उसको अपनी लाइफ में अच्छे से उतारने के लिए, अपनी लाइफ को फिजिक्स की मदद से और आसान बनाने के लिए हमको उसकी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, उसकी भाषा की जरूरत पड़ती है। वो लैंग्वेज हमारी होती है मैथमेटिक्स। विदाउट मैथमेटिक्स हम फिजिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि आपकी मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। ये जिस भी ऑब्जेक्ट में होती है उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो छोटे-छोटे पीसेस, मटेरियल के छोटे-छोटे पीसेस को अपनी ओर अटैक करती है। ये प्रॉपर्टी आ जाती है, और ये प्रॉपर्टी उस मटेरियल की क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हम आगे इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन भी करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, और जिस मटेरियल में ये एनर्जी होती है वो मटेरियल इलेक्ट्रिफाइड बोला जाता है, या फिर उसको हम चार्ज मटेरियल भी कर सकते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी रखती है उसको हम चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं या इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये एनर्जी उस मटेरियल में कैसे आती है ये भी आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। आपको ये भी मालूम है कि एनर्जी अचानक कहीं से नहीं आ जाती है। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये आपने 9th में भी पढ़ा है और 11th में पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, जिसमें आपको बताया गया कि एनर्जी neither be created nor destroyed but it can be transformed from one form to another। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं जो एनर्जी आई मटेरियल में, ये एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो वो कौन सी दूसरी एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है? तो ये हम देखते हैं कि जैसे कि अभी हमने आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बताए, जैसे कि बालों में कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद जब कंघी को कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अटैक करती है। कहने का मतलब कंघी पे चार्ज आ जाता है, चार्ज आता है, कंघी इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है, कंघी में इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है। अब वो एनर्जी कैसे आ जाती है? जब हम बालों में कंघी नहीं किए होते हैं तब तो उसमें एनर्जी नहीं रहती, और कंघी करने के बाद ही ऐसा क्या हो जाता है कि उस कंघी में वो एनर्जी आ जाती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम कंघी करते हैं तो कंघी करने में हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं है। कंघी करने में हमने वर्क किया है। बालों में कंघी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस को डिस्प्लेस्ड किया है, जिससे कि हमने देखा कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और उस डिस्प्लेसमेंट को देने के लिए उसी की डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। तो आपने देखा कि जो वर्क होता है, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? W = F × D, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा फोर्स भी अप्लाई किया है, उसी डायरेक्शन में कंघी को बालों पर फिसलाया है, फिसलाया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो ये वर्क हुआ है। और ये वर्क आपको मालूम है कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी का एक रूप होता है। तो ये एनर्जी हमने बालों में दे दी, बालों और कंघी में दे दी। अब ये एनर्जी बालों और कंघी में दे दी, तो अब ये एनर्जी देने में ऐसा क्या हो गया कि वो कंघी कागज के टुकड़ों को या बालों को अपनी ओर अटैक करने लगी। तो उसमें अब ये हम आपको बताएंगे कि इसमें आखिरकार ऐसा क्या हुआ। वो एनर्जी मिली तो वो फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से वो एनर्जी मिली तो उससे एनर्जी से क्या हुआ? आपको मालूम है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड। तो इसमें हीट प्रोड्यूस हुई तो उनके जो सरफेसेस फ्रिक्शन में थे, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो उनका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से फिर अब देखते हैं कि उस मटेरियल में जो एटम है, आउटर मोस्ट वो उस मटेरियल के अपर सरफेस के जो एटम्स हैं, उनके आउटर मोस्ट के सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी गेन करके उस सरफेस को छोड़ देते हैं। तो सरफेस को जब छोड़ने लगते हैं तो अब ये भी हमको देखना है कि मटेरियल वहां पर दो हैं, एक कंघी भी है और बाल भी है।
तो बाल भी है और इलेक्ट्रॉन पहले कंघी को छोड़ेंगे या बाल को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी बात बता दें कि वो एनर्जी जो मिली तो वो तो इक्वल एनर्जी मिली, वो बालों को भी मिली और कंघी को भी मिली। तो किस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन पहले छूटेंगे निकलेंगे और किससे बाद में निकलेंगे, तो हम ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस मटेरियल से निकलेंगे जिसमें मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मालूम हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, या कहने कि जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत कम मजबूती से, अपेक्षाकृत कम मजबूती से बंधे होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं। और जिस मटेरियल में अपेक्षाकृत यानी दूसरी वाली से अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूती से बंधे होते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन के लिए वो जो एनर्जी होती वो सफिशिएंट नहीं होती, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट से नहीं निकल पाते। तो अब हमें देखते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है बालों, अब हम देखते हैं कि बाल और कंघी प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जैसा कि अभी हम बताएंगे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। तो प्लास्टिक में जो क्या होता है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, तो उनके लिए वो जो फ्रिक्शन से जो एनर्जी मिली, जो वर्क से जो एनर्जी मिली, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थी। और वही इधर हम दूसरी साइड में जब बालों पर आ जाते हैं, तो बालों के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, वो फ्रिक्शन से मिली एनर्जी उनको निकालने के लिए पर्याप्त होती है। तो वो बालों से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंघी में आ जाते हैं। आपको मालूम है, आपने 10th में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होता है, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब इलेक्ट्रॉन्स बाल को छोड़ करके कहां जाएगा, वो जाएगा कंघी पर, वो कंघी पर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स बालों को छोड़ देंगे और उस कंघी पर जाएंगे। तो बालों को जब कंघी पे छोड़ देंगे, और आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर एक बाल से कंघी में जाता है, तो बाल से जो इलेक्ट्रॉन गया, तो बाल के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर थे। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम हुआ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में एक प्रोटॉन बढ़ गया। एक प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स का चार्ज भी आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाल से कंघी में जाता है, तो बाल में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। कहने का मतलब बालों पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब कंघी पर चला जाता है, तो कंघी में अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, प्रोटॉन एक कम हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में थे, अब इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंघी पे आ गया, कंघी पे आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया। अब ये चार्जेस जो बने, इस चार्जेस के कारण अपोजिट चार्जेस बने। अब इस अपोजिट चार्जेस के कारण वो मटेरियल एक दूसरे को अटैक करने लगते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बालों से कंघी में चले जाते हैं, तो चार्ज दोनों पे बढ़ जाता है। बाल पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है, उतना ही यूनिट कंघी पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब कंघी को बालों के करीब ले जाने पर बाल कंघी से अटैक होते हैं। और हम ये देखते हैं कि उसी कंघी को अगर कागज के पीसेस के पास ले जाएं, यद्यपि हमने कागज को रगड़ा नहीं है, कागज पर रगड़ा नहीं, कागज पे किसी प्रकार चार्ज नहीं दिया है, तथापि हम उस कंघी को कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, हमें देखते हैं कि फिर भी कागज के टुकड़े कंघी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम बताएंगे, अभी बताएंगे कि वो जब चार्ज ऑब्जेक्ट को हम कागज के पीसेस के पास ले जाते हैं, तो उसमें भी एक क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिससे कि उस पीसेस पर भी चार्ज आ जाता है। और चार्ज कैसा आता है? जैसा चार्ज कंघी पर होता है, उसके जस्ट अपोजिट चार्ज उस पे आ जाता है, जिसके कारण अब वो पीसेस आपकी कंघी की तरफ अटैक होने लगते हैं। तो हमने ये देखा कि ये एनर्जी जो मटेरियल में आती है, जिसके कारण वो स्मॉल पीसेस को मटेरियल के छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अटैक करती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी कहीं से नहीं आती, वो एनर्जी आप ही देते हैं उसको, जो आप कंघी करके जो वर्क करते हैं, यही वर्क हीट में कन्वर्ट होता है, और हीट से उन दोनों के सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है, और उस टेम्परेचर से उसकी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एनर्जी को गेन करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों के लिए एनर्जी सफिशिएंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस को, उस मटेरियल की सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, और जो दूसरी मटेरियल की सरफेस उसके कांटेक्ट में होती है, तो उसी सरफेस पे वो चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक सरफेस को छोड़ करके दूसरी सरफेस पे जाते हैं, तो जिस सरफेस को छोड़ते हैं उतने ही यूनिट उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस सरफेस पे जाते हैं उस पर उतने ही यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं
कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी ये एनर्जी कैसे आती है, यहाँ पर आपको पता चली। अब इसके बाद में अब यहाँ पर हम बता रहे हैं, हमने आपको बताया कि ये जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आई है, चार्ज। ये चार्ज क्या है, आपको यहाँ पर चार्ज भी बताएंगे कि चार्ज क्या है। तो चार्ज की जैसा कि हमने बताया कि जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके कारण वो मटेरियल दूसरे मटेरियल के छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अटैक करने लगता है। तो ये जो प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके कारण ऑब्जेक्ट छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अटैक करती है, वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। Electric charge is a property of any material by which it attack or repel small pieces of other material। या ऐसे भी कह लें कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को, तिनकों को अपनी ओर अटैक करता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। अब ये चार्ज, इस चार्ज का एसआई यूनिट जो आप पढ़ेंगे, इस चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, जो कि चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम के नाम पर इसका यूनिट दिया गया है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया है। और आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, किसी प्रकार की इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी हमने आपको बता दी। सेकंड में हमने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश, इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो चार्ज आता है, अभी जो हमने बताया कि बालू में जब हमने कंघी की तो बालू से इलेक्ट्रॉन्स कंघी में गए, तो हमने देखा कि बालू में जो चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण था, जिसको हमने पॉजिटिव कहा। और जिस कंघी पर जो इलेक्ट्रॉन गए तो उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज था, इसमें प्रोटॉन्स के कारण चार्ज था। तो हमने देखा प्रोटॉन्स के कारण जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस के कारण, अधिकता के कारण जो चार्ज हुआ वो नेगेटिव चार्ज हुआ। तो हम देखते हैं कि इस क्रिया में जो चार्ज आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप के हमने देखा कि एक पे तो पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटॉन्स के कारण, और एक पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस, अधिकता के कारण जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस के जो दो टाइप हैं, तो दो टाइप भी आप बता सकते हो। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज जिसको हम धनावेश कहेंगे और ऋणावेश कहेंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, डिफाइन कर दें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनको हम डिफाइन करके आपको बता दें। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन पॉजिटिव चार्ज और डिफाइन नेगेटिव चार्ज, तो आप इसको सटीक कुछ वेल अरेंज्ड शब्दों में आप बताना चाहेंगे, तो आप ऐसे बता दें कि किसी भी मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण जो चार्ज आता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज अराइजेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। यानी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। और नेगेटिव चार्ज को सिमिलरली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे बता दें कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको हम ऋणावेश कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज अराइजेस ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज भी हमने आपको बता दिया, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, आगे आपको बताएंगे। तो हमने बताया किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता के कारण जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, हमने आपको
पॉजिटिव चार्ज भी बता दिया। अब इसके बाद हम बताएंगे कि चार्ज की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये जो चार्जेस है, ये 2 और मोर चार्जेस को अगर हम मिलाना चाहें तो एक नया चार्ज बन जाता है। 2 और मोर चार्जेस को अगर मिलाना चाहें, एक साथ रखना चाहें, तो एक नए चार्ज के जैसे व्यवहार करते हैं, एक नया चार्ज बन जाता है। इनको मिलाने पे एक नया चार्ज बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यानी 2 और मोर चार्जेस को मिलाकर के एक नया चार्ज बनने की जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बोली जाती है। यानी 2 या 2 से अधिक आवेश मिल करके एक नया आवेश बनाते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की योज्यता कहलाता है। एंड 2 और मोर चार्जेस मेक अ न्यू चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गई। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको बताने जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये हम आपको प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको हम बता रहे हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में हमने बताया 2 और मोर चार्जेस मेक अ न्यू चार्ज। 2 या 2 से अधिक आवेश मिलकर के एक नया आवेश बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी को हम विद्युत आवेशों की योज्यता कहते हैं। दैट इज, इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस N1। मान लेते हैं n चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, ये सारे चार्जेस मिलकर के नया चार्ज बनाते हैं। मान लेते हैं वो Q होता है, वो Q होता है। तो ये प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोली जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी ऑफ देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण भी कह सकते हैं इसको हिंदी में, या इसको एटॉमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि किसी भी मटेरियल में अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता। यानी जो कुछ भी होगा इलेक्ट्रॉन का 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ऐसा हो सकता है, लेकिन 1.5 गुना, 3.25, 4.25 एंड सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल पार्ट इसका नहीं हो सकता, जो भी होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा। तो ये प्रॉपर्टी बताती है। और ये फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, और फंडामेंटल चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई पार्टिकल अस्तित्व में नहीं आया है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम हो। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम हो ऐसा कोई स्वतंत्र पार्टिकल आपको अभी तक नहीं मिला है। मिले हैं और भी क्वार्क्स वगैरह मिले हैं जिन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन से कम होता है, लेकिन वो फ्री नहीं मिले, स्वतंत्र नहीं मिले, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर स्वतंत्र रूप में इसका अस्तित्व है तो वो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल अगर है तो वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पार्टिकल कोई अभी तक स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, पार्शियल पार्ट नहीं हो सकता। तो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे Q इक्वल टू Ne। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, वेयर n इक्वल टू n की वैल्यू अगर देना चाहें तो हम वेयर तो n भी बता दें, n की वैल्यू ले सकते हैं 0 भी ले सकते हैं। n की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज 0 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा। और प्लस माइनस 1 ले लें,
प्लस माइनस 2 ले लें, प्लस माइनस 3 ले लें एंड सो ऑन। यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू ली है तो नेगेटिव वैल्यू वो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस को दिखाती है कि तो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस के कारण जो मटेरियल पे चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू जो लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज ले लेंगे वो ये शो करेंगी कि मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, और पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव ये शो करेगी कि मटेरियल पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और कितना है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n2 3 एंड सो ऑन 2 3 4 एंड सो ऑन लेकर के इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसके बाद में हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होगी वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज विद्युत आवेश का संरक्षण। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसा कि हमने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने बताया कि एनर्जी कंजर्व रहती है, ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते थे। इन द सेम वे यहाँ पर चार्ज भी कंजर्व रहता है, चार्ज भी कंजर्व रहता है, चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अभी जैसा कि हमने जो अभी इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट बताए हैं, एक्सपेरिमेंट आपको स्पष्ट बताते हैं कि ये चार्ज ना तो क्रिएट किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। जैसे कि कंघी और बाल वाला ये एक्सपेरिमेंट आप देख लें, तो हमने क्या किया, बालों में जब कंघी किए थे, बालों में जो कंघी किए थे तो ऐसा क्या हुआ था, जो चार्ज बालों पर भी आया और उस पर भी आया, ये कहां से आया, तो ये हमने देखा कि चार्ज ऑलरेडी पहले से मौजूद था, लेकिन कंघी करने से पहले बालों में क्या था, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो बैलेंस था तो न्यूट्रल थे। और जब हमने कंघी करने में क्या हुआ कि अब बालों में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, बालों में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन ज्यादा और जो इलेक्ट्रॉन्स कम हुए वो कंघी में चले गए, कंघी में चले गए करने का मतलब चार्ज यहां से वहां ट्रांसफर हुआ, ना कि इसको हमने क्रिएट किया। तो अगर कंघी को फिर से हम बालों में टच करा दें तो जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे वो वापस बालों में चले जाएंगे, अब बालों पर कोई आवेश नहीं बचेगा और ना ही कंघी पे बचेगा। तो क्या मतलब, क्या चार्ज नष्ट हो गया? नष्ट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन जो गए थे वो फिर से वापस रिटर्न हो गए, ट्रांसफर हो गए कंघी से अगेन बालों में। तो हमने देखा कि ये चार्ज का ट्रांसफर हुआ, इसमें नष्ट नहीं हुए। तो ये प्रॉपर्टी एक चार्ज की है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें आप बता सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। यानी वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी हुई कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो मटेरियल जो हमने बताया था कि चार्ज ऑब्जेक्ट्स हो गई, जैसे कि कंघी बालों को अपनी ओर अटैक करती है, तो अटैक करती है कहने का मतलब कंघी बालों पर एक फोर्स अप्लाई करती है, उस फोर्स से अपनी ओर बालों को खींचती है, और बाल भी उतने ही फोर्स से कंघी को अपनी ओर खींचते हैं। बाल हल्के होते हैं तो कंघी की ओर खींचे चले जाते हैं, कंघी भारी होती है तो बालों की तरफ नहीं खींच पाती। बाकी फोर्स बाल भी उतना ही लगाते हैं जितना कंघी बालों पर फोर्स लगाती है, लेकिन ये फोर्स कितना कंघी बालों पर अप्लाई करती है या बाल कंघी पर अप्लाई करते हैं, इस बात की जानकारी हमें एक रूल से मिलती है, एक नियम से मिलती है। वो नियम हम आपको बताएंगे, वो नियम आगे आपको पढ़ना है। वो नियम है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब के नियम में चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ये बताते हैं कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं
चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो एक दूसरे को अगर अटैक करते हैं तो कितने फोर्स से अटैक करते हैं, अगर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो कितने फोर्स से रिपेल करते हैं। तो इस फोर्स के लिए उन्होंने एक अपना रूल दिया, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म हम आपको बताएंगे अभी। जो वो रूल दिया, उस रूल के आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये चार्ज पार्टिकल्स, इन पर चार्ज की अमाउंट इतनी इतनी है और ये एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे हैं, तो इन पर कितना फोर्स लगेगा, उन्होंने अपने रूल में बताया है। तो यहाँ पर हम आपको कूलॉम्स लॉ बताएंगे। यहाँ पर आपको कूलॉम्स लॉ बताया जाएगा। तो कूलॉम्स लॉ बताने के लिए तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि इसको रफ करते हैं, रफ करने के बाद आपको कूलॉम्स लॉ बताएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि आखिर कूलॉम ने ऐसा कौन सा नियम दिया जिससे उस जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करती थी उस फोर्स की सटीक गणना हो जाती है। तो देखते हैं कि कूलॉम ने ऐसा कौन सा रूल बताया है। तो वो कूलॉम ने जो रूल बताया उसको कूलॉम्स लॉ के रूप में जाना जाता है। वो कूलॉम्स लॉ है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। ये कूलॉम का नियम है, तो कूलॉम के नियम के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस नियम में कूलॉम ने बताया, इस नियम में कूलॉम ने बताया, इस नियम में बताया कि कोई दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, तो आपको यहाँ पर पॉइंट चार्जेस भी बता दें। ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ये पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनकी डायमेंशंस या कह लें जिनका साइज उन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस की तुलना में नगण्य हो, बहुत कम हो, तो ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस मानते हैं। ऐसे चार्जेस को जिनकी डायमेंशंस यानी जिनका साइज उन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के तुलना में ना के बराबर हो या बहुत कम हो, ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस मानते हैं। तो कूलॉम ने पॉइंट चार्जेस पे बताया, और वो भी पॉइंट चार्जेस स्टैटिक होने चाहिए, स्थिर हो, वो कहीं किसी प्रकार की मोशन ना कर रहे हो। तो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, तो कूलॉम ने बताया कि किन्हीं दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल उन दोनों चार्जेस की मात्राओं के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of the 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between them। मान लेते हैं वो 2 पॉइंट चार्जेस कौन कौन से हैं। मान लिया हमने 2 पॉइंट चार्जेस, ये है पॉइंट चार्ज और एक पॉइंट चार्ज ये है। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो हमने लिया है वो ये है, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट चार्जेस वो ये है, और इनके बीच की डिस्टेंस हम ले लें, इनके बीच की डिस्टेंस ले लें r, स्मॉल r हमने डिस्टेंस ले रखी है इनके बीच की डिस्टेंस। इस पर चार्ज जो हमने लिया इसका मैग्नीट्यूड अमाउंट इसकी है q1 और ये है q2। अब ये फोर्स इनके बीच फोर्स अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन कैसा फोर्स होगा वो भी हम बताएंगे। तो इन्होंने अपने रूल में बताया कि इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दैट इज अगर फोर्स को हम F से डिनोट करें F, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर R स्क्वायर। अब इन दोनों केसेस को हम अगर कंबाइन करें, दोनों केसेस को कंबाइन करें तो कंबाइंड फॉर्म में जो आता है रिलेशन वो आपका ये होता है, देन इंप्लाई दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का अगर सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, वो हम लेंगे K, इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसकी
वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए जो वैल्यू होती है वो आपको मिलेगी वेयर, लिख देते हैं, वेयर k is a constant of proportionality, constant of proportionality, constant of proportionality whose value for vacuum for vacuum और फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस वो क्या होती है, k इज इक्वल टू 1/4πε0, या फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9। अगर इसका यूनिट लिखना चाहे तो यूनिट हम फॉर्मूले से ही निकाल लें, इसका यूनिट अगर लिखना चाहे तो इसके फॉर्मूले से ही निकाल लें। हमको k का यूनिट चाहिए, k का यूनिट तो f into r स्क्वायर अपॉन q1 q2, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये k का जो यूनिट आएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। तो ये k की वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए 1/4πε0 ये होती है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी आपको बता दें, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की वैद्युशीलता होती है कि वो स्पेस कितना वैद्युशील है, ठीक है। तो ये फ्री स्पेस की वैद्युशीलता है, और वैद्युशीलता की वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू भी आपको बता दें, वो वैल्यू कितनी होती है, पहले तो लिख दें ये एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 8.85 into 10 to the power -12, 8.85 into 10 to the power -12। इसका यूनिट अगर लिखना चाहो तो यूनिट आप ऐसे ही लिख दो, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, f को इधर कर दो, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर ऊपर होगा और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट भी हो गया। आपको यूनिट भी इसका हमने एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी बता दिया। तो ये फोर्स आया, तो ये वैल्यू आप इसमें पुट भी कर सकते हो, तो फोर्स को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, फोर्स आपका इस फॉर्म में भी हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये फ्री स्पेस के लिए है, इसको आप f नॉट भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप f नॉट भी लिख सकते हो फ्री स्पेस के लिए, f नॉट इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो फ्री स्पेस के लिए हो गया। अगर ये पॉइंट चार्जेस वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में ना हो करके किसी ऐसे मीडियम में रखे हो जिसकी परमिटिविटी ऐसे मीडियम में रखे हो जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, दैट इज if the point charges are located in a medium whose
whose permittivity is एप्सिलॉन, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, तो फोर्स क्या होगा, तब एक फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये फोर्स जो होगा उन दोनों चार्जेस के बीच, वो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब वो चार्जेस किसी ऐसे मीडियम में रखे हो जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, यानी वो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस पे ना हो, फ्री स्पेस पे ना हो, तब ये फोर्स जो होगा वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा, तब ये फोर्स ये होगा। अभी हमने ये नहीं बताया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा, तो उसके लिए केसेस हम ये बता दें आपको। वो अट्रैक्शन कब होगा, जब ये दोनों लाइक चार्जेस होंगे। लाइक चार्जेस मतलब अभी तक हमने आपको लाइक चार्जेस नहीं बताया, देखो तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं, जिनका नेचर सेम हो, जिनका नेचर सेम हो, यानी ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव हो, तो ऐसे चार्जेस लाइक चार्जेस बोले जाते हैं। और अनलाइक चार्जेस जब अगर इसका नेचर पॉजिटिव है तो उसका हो अपोजिट इसका यानी नेगेटिव, तो ऐसे पॉइंट चार्जेस या ऐसे चार्जेस अनलाइक चार्जेस बोले जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन की बात करने जा रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर हमने अभी डायरेक्शन नहीं दिखाई है कि जो फोर्स वर्क करेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन बात करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमको दिखाना होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी दिखाना होगा। उसके लिए एक फिगर से काम नहीं चलेगा, हम दूसरा भी फिगर बनाएंगे। दूसरा फिगर, एक में अट्रैक्शन दिखाएंगे, एक में रिपल्सन दिखाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब होगा जब ये दोनों पॉइंट चार्जेस अनलाइक पॉइंट चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे। तो जब ये अनलाइक चार्जेस होंगे, तो अनलाइक चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को अटैक करेंगे, ये एक दूसरे को अटैक करेंगे। तो अटैक करेंगे तो अटैक करने में मान लेते हैं कि ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस जब होंगे तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो आपको ये भी मालूम है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। जब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा तो उनका जब प्रोडक्ट कराएंगे तो वो नेगेटिव होगा। और जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव, अगर पहला नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा कि दो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि पहले वाले केस में जब अनलाइक चार्जेस थे तो उसमें चार्जेस का प्रोडक्ट जो आता था वो नेगेटिव आता था, और जब लाइक चार्जेस के केस में हमने देखा तो ये चार्जेस का जो प्रोडक्ट है Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आएगा। तो हमने बाकी देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका वैल्यू जो आती है वो तो पॉजिटिव होती है, R की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हमें देखते हैं कि फोर्स ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इनकी साइन पर डिपेंड करता है। तो इनको अगर हम बताना चाहें तो चार्जेस के आधार पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को बता सकते हैं। तो चार्जेस का अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है, दैट इज 0 से लेस है, तो फोर्स ऑफ इनके बीच जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो इन दोनों को प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो हम लाइक चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो भी हम इनके प्रोडक्ट से बता सकेंगे कि यानी कोई ये इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा अगर इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो अभी हम यहाँ पर मान रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है। यहाँ पर हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच इन दोनों पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट जो है Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है। हमने यहाँ पर लेस देन 0 ले लिया कि ये दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस हैं। तो अनलाइक चार्जेस हैं तो फर्स्ट वाला चार्ज इसको अपनी ओर अटैक करेगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। तो इसको हम लिख देंगे ये पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, यानी फोर्स एट सेकंड चार्ज, फोर्स एट सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू
फर्स्ट चार्ज, और सेकेंड चार्ज भी इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, यानी फोर्स और ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में, हम इसको दिखाएंगे, तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स सेकेंड चार्ज फर्स्ट पर लगा रहा है, यानी फोर्स एट फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने ये दिखा दिया कि इन पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दिखाना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए Q1 into Q2 लेस देन 0 होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वेक्टर डायग्राम से अगर दिखाना चाहेंगे तो हम इस टाइप से दिखाएंगे। तो ये हमने दिखा दिया, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जब Q1 Q2 इज लेस देन 0, तो then F is attractive, तो यहाँ पर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा, यानी आकर्षण बल होगा, तो ये फोर्स यहाँ पर आकर्षण बल होगा। और प्रतिकर्षण की बात करें, अगर रिपल्सन की बात करें, तो रिपल्सन के लिए अगेन सेकंड इसका ले लें बी पॉइंट ले लें, बी पॉइंट में दूसरा डायग्राम बना दें, तो ये पॉइंट चार्ज अगर हम ले लें, दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिया। अब ये इनके बीच ये चार्ज Q1 है, और ये चार्ज Q2 है। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तो ये पॉइंट चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये पॉइंट चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो पहला चार्ज दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में, ये चार्ज Q2 है, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, इसको रिपेल करेगा एक डायरेक्शन में, तो ये पहला चार्ज दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी फोर्स एट सेकेंड पॉइंट चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, और सेकेंड पॉइंट चार्ज फर्स्ट पर अप्लाई करेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो फोर्स एट फर्स्ट पॉइंट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, फोर्स एट फर्स्ट पॉइंट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, और इनके बीच जो डिस्टेंस थी आप वैसे डिस्टेंस दिखा दो, डिस्टेंस हमने आर दिखा दी, तो हमने देखा, तो ये कब होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होगा, जब where Q1 into Q2 is greater than 0, जब Q1 into Q2 greater than 0 होगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा। यहां F क्या है, रिपल्सन, F रिपल्सिव है, F जो है वो प्रतिकर्षण बल है। तो ये हमने कूलॉम नियम में ये आपको बता दिया, ये कूलॉम्स लॉ हुआ। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, ये फोर्स ऑफ रिपल्सिव हो गया, रिपल्सन फोर्स हो गया। तो हमने देखा कि ये जो फोर्स हमने निकाला कूलॉम ने जो फोर्स दिया, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, और जब पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अब ये तो और कितना होगा, आप ये फॉर्मूले से उसको इवैल्यूएट कर सकते हो। तो ये आपका कूलॉम का ये कूलॉम्स रूल हो गया, कूलॉम्स लॉ हो गया, ये कूलॉम्स लॉ हो गया। अब हम इसके बाद बताएंगे एक इंपॉर्टेंट रेशियो बताएंगे, एक रेशियो होगा जो ये फोर्सेस जो हमने निकाले हैं, एक हमने फ्री स्पेस में निकाला है, एक हमने जो फोर्स निकाला है वो फ्री स्पेस में निकाला है, और एक किसी अदर मीडियम में निकाला है, अब इन फोर्सेस का हम एक रेशियो निकालेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आगे के लिए बहुत ही जरूरी होगा। उस इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके बाद में उस रेशियो को इनके साथ लेते हुए चलेंगे। वो रेशियो बताते हैं हम कौन सा होगा, वो रेशियो होगा मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, होगा। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, वो वैक्यूम में इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स और किसी अदर मीडियम में इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स का रेशियो होगा, और वो रेशियो उस मीडियम का
अदर मीडियम, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाएगा। वो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स जो होंगी और कैलकुलेशन जो डेरिवेशंस वो आपको नेक्स्ट वीडियो में और जो आगे जरूरत पड़ेगी आगे वाले वीडियोस में बताएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।